आंचल शुरू करें। आंचल आप बताइए हम क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या है हमारा? हाँ, रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूस की क्रांति। बैठिए। इसमें हमने इसकी बेसिक्स पढ़ ली है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन रूस की क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोगों में गुस्सा था, फिर कैसे वर्ल्ड वॉर आया और रशिया उसमें इन्वॉल्व हुआ, और वर्ल्ड वॉर के बाद फिर कैसे वो उससे निकल के आया, सब समझ में आया। हाँ, अब जो है हम आगे जो देखेंगे वो देखो, कोई भी क्रांति ना उसकी एक आउटब्रेक होती है जिससे कि लोगों में गुस्सा चला आ रहा है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं, हाँ एक तो शांत हो जाता है और एक अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको आउटब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आउटब्रेक ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। यानी वो इंसिडेंस, वो घटना जिसके बाद से ये रिवॉल्यूशन बिल्कुल अपने पीक पे चला गया, यानी वहां से बिल्कुल तख्ता पलट हो गया है, कह सकते हैं हुकूमत की। ठीक है, तो वो आउटब्रेक हम देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन का कहां से वो शुरू हुआ था। तो रशिया के एक शहर था पेट्रोग्राड। ठीक है, क्या नाम था उसका? पेट्रोग्राड भी पढ़ सकते हैं, पेट्रोग्राद भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़ लो। ठीक है, ये एक शहर था। इसी शहर से जो है ना इस रशियन रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था। अब कैसे हुआ था? ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक नदी बहती थी, उसका नाम था नेवा रिवर। क्या नाम था? नेवा रिवर। ठीक है, ये नदी बह रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ पता है क्या थे? विंटर पैलेस का मैंने नाम बताया था, हिबा सॉरी फिजा। अब बताइए विंटर पैलेस क्या था? आचल आप बताओ। उनका किला था। हाँ वेरी गुड, राजा का पैलेस था। बैठ जाओ। विंटर पैलेस था। डूमा के बारे में मैंने बताया था। आचल क्या था डूमा? आप बताओ, डूमा के बारे में पता है? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। ड्यूमा जो था वहां का पार्लियामेंट था, संसद था ना, जिसको राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। उसमें बहुत सारे उसके मेंबर्स थे जो राजा के ऊपर कंट्रोल करते थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नदी थी ना, ये शहर, क्या नाम है शहर का? पेट्रोग्राड या पेट्रोग्राद। ये शहर जो है एक नदी से बटा हुआ था। ठीक है, इसके इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे विंटर पैलेस थे, ड्यूमा थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बिल्डिंग थे, यानी जो भी सरकारी बिल्डिंग्स थे, खूबसूरत, मतलब अमीर पैसे वाले लोग कह सकते हैं कि वो नदी के बाईं तरफ रहते थे और दाहिनी तरफ वर्कर्स रहते थे। इनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी इधर, मतलब लेबर क्लास के लोग इस तरफ रहते थे और रूलिंग क्लास के लोग इस तरफ रहते थे। समझ में आया? ये नेवा रिवर है और ये पेट्रोग्राड शहर में। तो आउटब्रेक ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन कहां से हुआ था? इसी शहर से हुआ था, पेट्रोग्राड से। मैंने आपको बताया था वर्किंग आवर्स को लेके और अपनी कंडीशंस को लेके ये बहुत ज्यादा परेशान थे वर्कर्स, इनसे ज्यादा काम लिया जाता था, सैलरीज कम होती थी। ठीक है, तो इनको बहुत हरास किया जाता था। तो धीरे धीरे इनके अंदर ना गुस्सा पैदा हुआ और ये लोग स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक समझते हैं? काम बंद कर देना, बिल्कुल हम काम करेंगे ही नहीं जब तक, मतलब मेरी ये डिमांड है, ये डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम काम पे नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको स्ट्राइक समझो। सही है? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अब हाँ, स्ट्राइक पे है। किसके खिलाफ? इन लोगों के खिलाफ इनका गुस्सा है। उनको लगता है कि जो नदी के उस तरफ के लोग हैं वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो भी जातियां हो रही है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। इधर सारी सरकारी बिल्डिंग्स है, राजा का महल भी है, ड्यूमा भी है,
और बड़े बड़े फैशनेबल शहर हैं यहाँ पे बसी हुई हैं, उधर से वर्कर्स थे, उनकी फैक्ट्रीज थी और वो गुर्बत की जिंदगी जी रहे थे ना, गरीबी तक बहुत सारा। इन्होंने स्ट्राइक किया, ठीक है। इन्होंने स्ट्राइक जो किया था वो पता है कब किया था? 22 फेब को किया था। कब किया था? 22 फरवरी को किया था उन्होंने। और ये जो स्ट्राइक था इसमें खास बात थी कि औरतों ने इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन किया था। मतलब बिल्कुल खुल के औरतें जो है पहली मर्तबा इसी स्ट्राइक में आई थी सामने। जो धरना दिया गया था उसमें औरत जो है मर्दों के बिल्कुल बराबर थी धरना देने के लिए, वो भी बिल्कुल आगे आ गई थी। इसी वजह से 22 फरवरी को वुमेन्स डे कहा जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आपको पता है एग्जैक्टली जब अभी आप जब जाकर खोजोगे ना कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है तो क्या तारीख पता है आपको? नहीं, वो 22 फरवरी को नहीं होता, वो 8 मार्च आपको मिलेगा। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर 22 को तो औरतों ने स्ट्राइक किया था, तो 22 को मानना चाहिए, 8 को क्यों मानते? ठीक है। तो पूरी दुनिया में कई किस्म के कैलेंडर्स चला करते हैं ना। मैंने आपको बताया अभी जो इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं, इस कैलेंडर का क्या नाम था? मैंने पहले दूसरी क्लास में आपको बताया था, याद है? सोचो। हाँ, ईसाइयों की चलती है, लेकिन उसका नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर बताया था। तो देखिए ये जो 8 मार्च है, देखिए दो किस्म के कैलेंडर्स का यहाँ जिक्र करूंगा, एक जूलियन, एक ग्रेगोरियन। ठीक है, ये कोर्स में नहीं है, मैं बता देता हूँ, पता होना चाहिए। जैसे आप ये तो बात याद रखिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया था? जब रशिया में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था तो 22 फरवरी को औरतों ने स्ट्राइक किया था। उसी की वजह से जो है हम मानते हैं कि वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, औरतों का दिन है ना। लेकिन अभी जब आप उसको देखेंगे तो वो 8 मार्च हो जाता है। तो दो किस्म के कैलेंडर्स का जिक्र यहाँ पे है, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो 22 फरवरी था ना, ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से था। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जब करते हैं तो जूलियन कैलेंडर में मान लो कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ये 22 मार्च है ना, तो उसको ग्रेगोरियन बनाने के लिए उसमें +13 कर देते हैं, 13 दिन और जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो किस्म के कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये डेट किसके हिसाब से है? जूलियन कैलेंडर की। अभी यहाँ क्या चल रहा है? ग्रेगोरियन चल रहा है, तो जूलियन को ग्रेगोरियन बनाने के लिए उसमें 13 दिन ऐड कर देते हैं। तो जब 22 में आप 13 दिन ऐड करोगे ना तो वो 8 मार्च बन जाएगा। ठीक है, कैलेंडर्स कौन कौन से हैं आचल? जूलियन, ग्रेगोरियन। ये जो 22 फरवरी है या फिर रशियन रिवॉल्यूशन के जो भी हम इंसिडेंसेस पढ़ेंगे ना, वो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। और अभी जो है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसी वजह से जो 22 मार्च को स्ट्राइक हुआ था ना, उसको ग्रेगोरियन बनाने के लिए उसमें 13 ऐड कर दिया गया और पूरी दुनिया को बता दिया गया कि 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो पहली जो स्ट्राइक हुई नेवा नदी के दाहिनी तरफ जो लोग थे उन्होंने कब किया था? 22 फरवरी को। और उनके साथ साथ कौन 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 थी? औरतें भी थी, बिल्कुल उनके साथ साथ चला करती थी। इसी वजह से उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा गया। यानी अगर आपको क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं, फॉर एग्जांपल अगर भी पूछ ले कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाएगा? 22 फरवरी। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च। ठीक है। लेकिन अगर कैलेंडर्स का कहीं जिक्र ना हो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो आप ये बताओगे ना, क्योंकि अभी ये चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए जब ये वर्कर्स ना स्ट्राइक पे चले गए तो फिर जब किसी भी देश की जनता सरकार के खिलाफ स्ट्राइक करती है, आंदोलन करती है या धरना देती है, तो सरकार क्या करती है? पहला काम क्या करती है सरकार? कि ऐसा तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम धरने पे गए, हमारी मांग तुरंत पूरी होगी। पहली कोशिश सरकार की होती है कि उनको कैसे भी वहां से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। अगर आप लोग अभी न्यूज देख रहे हो तो किसान जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं, अगर अखबार वगैरह या न्यूज देखो तो किसान जो है अपनी डिमांड्स को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंक रही है, उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंक रही है, ये सब कर रहे हैं। अभी आइडियल सिचुएशन क्या थी कि किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो सरकार क्या करे? उनसे बिठा के बात करे, उनकी जो परेशानी है उसे दूर कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर गवर्नमेंट क्या करती है कि पहला उसका टारगेट ये होता है कि ये जो धरना है, ये स्ट्राइक है, जो हमारे खिलाफ आवाज है, पहले इसको हम बंद कर दें।
लेकिन जब भी ये तारीख गवाह है इसकी कि जब भी कोई आवाज को दबाने की कोशिश करता है ना, वो आवाज और जोर से उभर के आती है। ठीक है, यहां भी वही होगा। जो 22 फरवरी को ये कुछ लोग, बहुत ज्यादा नहीं थे, 2-4 फैक्ट्रीज के लोग थे, इस साइड पे बैठे, तो सरकार ने पुलिस के द्वारा अपने जो उसकी प्राइवेट आर्मी थी उसके जरिए उनको दबाने की कोशिश की। फाइनली वो लोग डर के स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए इधर उधर। जैसे हम 50 लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अचानक से पुलिस आई, हमको इधर गया उधर गया, ठीक है। लेकिन फिर वो लोग इकट्ठा हुए और 24 फरवरी को फिर से सारे लोग इकट्ठा हुए। अब जो है उससे बड़ी तादाद में लोग थे। सपोज करो पहले 22 तारीख को 2-4 फैक्ट्रीज के लोग थे, पुलिस आई, उनको मार दिया, भगा दिया। अब जो है बाकी सारी फैक्ट्रीज के लोगों को भी लगा कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, हम भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब जो है मूवमेंट हुआ, मास मूवमेंट हुआ, बहुत सारे लोग जो है इसके साथ जुड़े और वो स्ट्राइक धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब देखो वो स्ट्राइक अब 22 के बाद कब हुआ था? वो 24 को स्ट्राइक चला, 25 को चला। राजा ने 25 फरवरी को अपनी आर्मी से कहा कि जाओ और जो लोग बैठे हैं उन्हें मार दो, उन्हें भगा दो। आर्मी ने क्या किया? इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था कि 25 तारीख को राजा ने क्या किया ना, कि जो डूमा बना हुआ था इसको डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो कैसे उसका काम खराब हो रहा है। अभी तो लोग गुस्से में थे, डूमा जो था उसको उन्होंने हटा दिया, तो जो पॉलिटिशियंस डूमा में बैठे हुए थे, जो नेता, वो भी तो नाराज होंगे। ठीक है, तो पहले आम लोग नाराज थे, अब नेता भी नाराज हो गए, 2 लोग हो गए ना, ठीक, गुस्सा बढ़ गया। और उसके बाद तीसरी चीज ये हो गई कि 25 तारीख को ही राजा ने कहा कि जाओ और जितने भी लोग धरना दे रहे हैं सबको मार दो या भगा दो वहां से। तो आर्मी ने मारने या भगाने से मना कर दिया, उसने कहा कि हम पब्लिक पे हाथ नहीं उठाएंगे। अब देखो अब कौन इसमें ऐड हो गया? पहले वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, फिर पॉलिटिशियंस आ गए। अब जो क्या हुआ, आर्मी भी आ गई, ठीक है, पुलिस भी आ गई। अच्छा, इसको म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी यानी जब आर्मी ही विद्रोह कर दे, ठीक है। आर्मी किसके लिए होती है? गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए। आर्मी ही उससे मना कर दे, ठीक है, आर्मी ही विद्रोह कर दे तो उसको म्यूटिनी बोलते हैं ना। खैर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे शुरू में किसान और मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाद में जब डूमा कैंसिल कर दिया, उसने डिसॉल्व कर दिया, तो पॉलिटिशियंस भी गुस्सा करने लगे, वो भी आके पब्लिक में मिल गए। और फिर बाद में आर्मी भी जो है क्या है, पब्लिक के सामने आके मिल गई। तो आप देखिए धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग और जुड़ते चले जा रहे हैं, ये आंदोलन बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। देख रहे हैं हो रहा है। अब देखो फिर क्या होता है, अब राजा जो है बिल्कुल पूरी तरीके से घिर चुका था, पब्लिक जनता उसके खिलाफ नाराज थी। जो उसके खास लोग थे जो डूमा में बैठे थे, उनको भी उसने नाराज कर दिया डूमा को कैंसिल करके, डिसॉल्व करके। और जो आर्मी वाले थे उन्होंने भी कहा कि हम पब्लिक पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। फाइनली क्या होगा, इन सारे लोगों ने मिलकर एक सोवियत बनाई। क्या बनाई? सोवियत दरअसल ना ये रशियन लैंग्वेज है। सोवियत का मतलब काउंसिल होता है। काउंसिल का मतलब सभा के तौर पे मान लो, एक ग्रुप ऑफ द पीपल्स कह सकते हैं। तो इन सारे लोगों ने, आम लोग, पॉलिटिशियंस और आर्मी वालों ने मिलकर क्या बनाई? एक सोवियत बनाई, ठीक है। उस सोवियत का नाम उन्होंने रखा इस शहर के नाम में। सारा काम इसी शहर में हो रहा है ना, तो पेट्रोग्राड सोवियत उसको नाम रखा, पेट्रोग्राड सोवियत। समझ में आ रहा? सारी कहानी यहीं से शुरू हुई। ये था नदी, इस तरफ वर्कर्स थे, इस तरफ राजा के लोग थे, रूलिंग क्लास के लोग, ठीक है। इन लोगों ने स्ट्राइक किया, इसने दबाने की कोशिश की, वो दोबारा इकट्ठा होकर बड़े लेवल पे आए, इसने फिर से दबाने की कोशिश की, लेकिन दबा नहीं पाया। और उधर के सारे लोग, यानी राजा के अलावा सारे लोग एक तरफ हो गए, राजा अकेले हो गए, ठीक है। और उन लोगों ने एक तरफ होके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट या फिर टेम्परेरी गवर्नमेंट, टेम्परेरी समझते हो, अस्थायी सरकार बना ली उन्होंने। एक तो अस्थायी सरकार होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भी जो सरकार चल रही है वो क्या है? स्थायी सरकार है, 5 साल के लिए, ठीक है। अभी कोई ऐसा मामला खराब हो जाए तो जैसे 6 महीने के लिए कोई सरकार बना दी जाए, ठीक है। तो अस्थायी सरकार
इन लोगों ने मिलकर बना ली। किसके खिलाफ? राजा। अब राजा एक तरफ और पेट्रोग्राड सोवियत एक तरफ। फिर इन लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत कम हुए। वहां फ्रेंच में हम देख रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कितना मारकाट हुआ था। यहाँ पे अभी मारकाट बहुत ज्यादा हुआ नहीं। तो ये जो सरकार बनी थी ना टेम्परेरी, इसके कुछ डेलीगेट्स, कुछ लोग जो है राजा के पास गए और उन्होंने राजा से पोलाइटली कहा कि राजा, आपके पास अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, आप जो है किंगशिप को छोड़ दें, यानी जो आपका तख्त, जो आपका राजपाट है उसको छोड़ दें और हम लोगों को दे दें, हम लोग सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है। तो फाइनली जो है 2 मार्च को, कब? 2 मार्च। मूवमेंट कब से शुरू हुआ? 22 फरवरी। और 2 मार्च को क्या हुआ? राजा ने अपनी गद्दी को छोड़ दिया। उसने कहा कि आप लोग अपने हिसाब से सरकार को चलाएं। तो देखिए ये मूवमेंट बहुत जल्दी हुआ, खून खराबा बहुत कम हुआ ना इसमें। 22 को शुरू हुआ और 2 को जो है उन लोगों को गद्दी मिल गई। तो फिर यही लोग जो थे, पीजेंट्स यानी किसान, वर्कर्स, पॉलिटिशियंस और आर्मी के ऑफिशियल्स, इन सारे लोगों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। ठीक, अस्थायी सरकार। ठीक है। अस्थायी सरकार किस लिए? कि मतलब हम अभी जो है, जिससे राजा छोड़ चुका है गद्दी, अभी वोटिंग इतनी जल्दी होगी नहीं, तो हम लोग मिलके, भाई कोई देश है तो उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना कि कोई उसका हेड ना हो, कोई उसको रूल ना कर रहा हो। तो हम लोग टेम्परेरी तौर पे महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल के लिए हम सरकार बना लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इलेक्शन कराएंगे और जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार में लाएंगे ना। तो ये हुआ था फाइनली। तो आपने देखा 22 तारीख को इंसिडेंट्स, यानी ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और जो है 2 मार्च को खत्म हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन भी उठ सकता है कि मोनार्की का एवोल्यूशन रशिया में कब हुआ था, यानी जो मोनार्क था, किंग था, उसको कब उसके तख्त से हटाया गया था, गद्दी से कब हटाया गया था? 2 मार्च। और आपसे पूछा जा सकता है आउटब्रेक ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 22 फरवरी। यही से शुरू हुआ था सब कुछ। ठीक है। फिर वो एक सवाल की वुमेन्स डे वाला मसला, जूलियन ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पीछे के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोई मसला ना समझ में आया, वो लड़ाई क्यों रशिया ने विड्रॉ कर ली? आंसर? हिबा, सॉरी क्या, फिजा। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले चैप्टर में तुम नहीं थी ना? कब लड़ाई हुई? परसों आई थी नहीं? थी। तो उसमें यही था कि रशिया तो शुरू में सही लड़ रही थी, फिर मैंने बताया कि 7 मिलियन उसके आर्मी वाले मारे गए। ठीक है। और हाँ, जब दुश्मन जो है उनके इलाके में घुसने लगे, मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी जब उस रशिया को पीछे कर रहे थे, तो वो जब अपने टेरिटरी में आए ना, अपने देश में आए, तो जब वो पीछे जाते थे तो फसलों को और मकानात को तोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे मेरी जमीन यहाँ से शुरू हो गई है और यहाँ पे फसलें खड़ी हैं, मकान है, तो दुश्मन जब इसमें घुसेगा तो उसका इस्तेमाल करेगा, है ना। तो उसने कहा कि दुश्मन इस्तेमाल करेगा तो और मजबूत होगा, जैसे अब उनको खाने को मिलने लगेगा, रहने को मिलने लगेगा। तो वो जब पीछे की तरफ जाते हैं ना रशिया वाले, तो फसलों को आग लगा देते थे, मकान जो बने होते थे उसको गिरा देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों को बेघर कर दिया, है ना। जिससे इस गांव से होकर गुजर रहे, इस गांव के लोगों को पीछे भगा दिया कि तुम लोग जाओ, और सारे गांव के घरों को तोड़ दिया। तो जिसके घर थे वो तो टूट गए। तो वहां पे 70 लाख लोग मारे गए बॉर्डर पे, और 30 लाख लोग घर पे जो है बेरोजगार हो गए। एक ये बात हुई थी। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो भी पैदावार होती थी वो ज्यादातर कहाँ चला जाता था? आर्मी के पास। भाई वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत थी, तो शहरों से अनाजों को ले जाके आर्मी वालों को दे दिया जाता था। तो शहरों में अनाजों की कमी हो गई, भुखमरी होने लगी। फिर मैंने आपको बताया कि वो बाल्टन रिवर था, नदी था, जिसपे जो है दुश्मनों ने रोक लगा दिया। उसी से जो है वहां पे लोहे वगैरह आते थे, जिससे इंडस्ट्रीज चला करती थी। अब इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई क्योंकि बाल्टन रिवर पे दुश्मन खड़े हो गए थे। और एक और प्रॉब्लम हो गई थी कि जब आर्मी के लोग कम पड़े, तो जो वर्कर्स थे, काम करने वाले मजबूत लोग, उनको वो बॉर्डर पे लेके चले गए, तो फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो इस तरीके से पूरे रशिया में बहुत बुरा हाल हो गया, खाने को नहीं मिलता था लोगों को। तो इस वजह से फाइनली लोगों ने जार पे जो है प्रेशर दिया
कि जो है तुम उससे करो, हट जाओ वहाँ से, विड्रॉ कर लो। तो फाइनली उसने जो है विड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो अब उसी से रिलेट करके देखिए कि इन लोगों को परेशानी रही होगी ना भाई, यहाँ पे फैक्ट्रीज थी ना बहुत बड़ी बड़ी, और वर्कर्स भी गए, तो फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो है चले गए थे लड़ने, तो फैक्ट्रीज एक तरीके से बंद पड़ी हुई थी, ठीक है। और जो किसान वगैरह थे उनके जो फसल होते थे वो पहुंचा दिए जाते थे आर्मी वालों को, तो इनके यहाँ खाने की भी प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हो गई और फाइनली लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, मतलब आंदोलन शुरू कर दिया, और इस तरीके से 2 मार्च आते आते राजा को उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, है ना। अब उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद के इंसिडेंसेस में क्या हुआ। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसने क्या किया, फिर लेनिन की एंट्री होगी, वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम कर लेंगे।